Good evening, everybody. Today we are talking on शुष्का योनि व्यापद. हमारी जो श्रृंखला चल रही है प्रसूति तंत्र स्त्री रोग पेपर 2 की, उसमें पॉइंट नंबर 17 डी का ये व्यापद है शुष्का योनि व्यापद. उसमें मेन चीज़ें आज हम क्या सीखेंगे. सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस ड्यूरिंग कोइटस. मैथुन के समय पे आप जो नेचुरल अर्जेस है उनको रोक के मैथुन कर रहे हैं. नस्य जो है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यानी आर्तस्राव चालू है उस समय आपने नस्य लिया, उसकी वजह से वायु की विगुणता हुई और उसी समय त्रयावर्ता योनि के अंदर खवैगुण्य भी था. और आगे चल के प्रॉब्लम्स जो होंगे उसमें मल मूत्र जो है वे रुक जाएंगे और वेजाइनल ड्राइनेस होगी या वेजाइनल एट्रोफी होगी. तो इनसे बचना है और अगर हुआ है व्याधि तो उस व्याधि से मुक्ति भी पानी है और हो सके तो ऐसा व्याधि उत्पन्न न हो उसके लिए ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त करना है. ये हमारे मेन पॉइंट्स आज के रहेंगे. तो स्त्री के अंदर हमने देखा कि योनि व्यापद जो है उसके सामान्य निदान मिथ्याचारेण ता स्त्रीणाम प्रदुष्टेन अर्थवेन च जायन्ते बीज दोषाच्च दैवाच्च शृणुतः पृथक. तो ये जो है उसके अंदर क्योंकि ये वात बहुल व्याधि है तो वात आहार चेष्टा या वातलाया समीरण इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि वायु बढ़ाने वाला आहार, वायु बढ़ाने वाली सभी चेष्टाएं और वात प्रकृति स्त्री के अंदर वायु जो है वो जल्दी प्रकोपित होके वात व्याधि को उत्पन्न करता है. इस व्याधि ये जो शुष्का व्याधि है वो पूरे शरीर को जकड़ने वाला है और उसके अंदर हमें प्राय कौन से लक्षण देखने को मिलते. तो सिर के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें इसके अंदर बर्निंग माउथ सिंड्रोम, डेंटल इश्यूज, फटीग यानी कुछ न काम करते हुए भी एकदम श्रम का अनुभव होना, बाल झड़ना, डिजीनेस चक्कर आने, हेडेक सर दर्द होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनेक प्रकार की एलर्जीज उत्पन्न होनी, पैनिक अटैक्स उत्पन्न होना, बॉडी में ओडर होना. सामान्यतः बॉडी का ओडर होता है लेकिन ये जो है वो दुर्गंध जैसा स्मेल जो आती है बॉडी में से वो उत्पन्न होती है. इरेग्युलर हार्ट बीट, डाइजेस्टिव इश्यूज, ब्लोटिंग, इनकॉन्टिनेंस, टिंगलिंग सेंसेशन, उसके साथ साथ ब्रेस्ट में सोरनेस यानी स्पर्श असह्यता, ऐसे ही उसको होता रहता है. कई महिलाओं को ड्यूरिंग ओव्यूलेशन या मेंस्ट्रुएशन के पहले भी ये सिम्टम मिल सकता है लेकिन ये जो महिला है जिसके अंदर शुष्का व्याधि है उसके अंदर ये जिस तरह हॉट फ्लशेस आते हैं वैसे ही उसमें ब्रेस्ट सोरनेस भी आती है, इचीनेस खुजाल आती है या फिर स्किन डिजीज भी मिल सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स जिस तरह टिंगलिंग पेन होता है वैसे इलेक्ट्रिक शॉक्स भी मिलते हैं, ब्रिटलनेस ऑफ द बोन और मस्कुलर पेन. इतने सिम्टम्स मिलने की संभावना रहती है. तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि महिला का पूरा शरीर खास करके मस्तिष्क सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें भी सिम्टम्स मिलते हैं. तो शुष्का योनि व्यापद में मेन बातें जो बताई है वो मूत्र और मल रुक जाना और योनि जो है उसके अंदर ड्राइनेस होना हमें देखने को मिलता है. उसका मतलब ये हुआ कि मॉइस्चर जो होना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि वेजाइना का जो अंतर लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है. तो म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब हुआ श्लेष्म कला. तो श्लेष्म कला में अगर ड्राइनेस आ जाती है तो
पहला लक्षण हमें मिलेगा वो है मॉइस्चर का अभाव होना, यानी कि वहाँ पे जो स्नेह तत्व होना चाहिए वो नहीं रहेगा। तो वायु इज एग्रेवेटेड ड्यू टू सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस। तो मैथुन के समय पे हम जानते हैं कि वहाँ जो वेग होता है वो वेग के साथ अपनी जो नेचुरल अर्जेस है उसमें भी वेग जो है, जैसे हमने उदावरता में देखा था कि जो वेग है वो उदीर्ण होते हैं। उदीर्ण होते हैं यानी कि वहाँ पे वायु का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो वायु ने वेग को उदीरित किया है, उसी टाइम पे आप उसको सप्रेस करते हैं और सप्रेस करते हुए आप सेक्स भी कर रहे हैं। तो यानी अपान वायु की प्रवृत्ति में अपान वायु का अवरोध करते हुए अपान वायु को ही आप जो है स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो एक प्रकार से क्याओस उत्पन्न हो रहा है। और हम जानते हैं कि ये जो मैथुन है उसमें भी वेग होता है। तो ये जो वेग होता है और आपने सप्रेस किया हुआ वेग है वो दोनों काउंटर एक्ट करते हैं और उसकी वजह से पेल्विक ऑर्गन्स में एक कैओस उत्पन्न हो जाता है। तो वायु इज एग्रेवेटेड ड्यू टू सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस ड्यूरिंग कोइटस। तो महर्षि चरक क्या कहते हैं? व्यवाय काले रुंधन्त्या वेगान प्रकोपितो अनिलः कुर्याद विण्मुत्र संग अर्ति शोषम योनि मुखस्य च। तो मैथुन के समय पे व्यवय काले आपने वेग का रोधन किया है, रुंधन्त्या अच्छी तरीके से उसको रोका है। उससे वायु जो है वो प्रकोपित होता है और प्रकोपित होके क्या करता है? विण मूत्र संग अर्ति, तो बल मूत्र का संग करता है और अर्ति यानी कि पेन जो है वो उत्पन्न करता है। शोषम योनि मुखस्य च, और योनि मुख का शोष करता है। तो मेन लक्षण क्या हुए? विण मूत्र का संग, अर्ति और शोषम योनि मुखस्य, चार चीज़ें सिर्फ बताई है महर्षि ने, क्योंकि ये मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेन अपने को मिलेगी। अष्टांग संग्रह में महर्षि वाग्भट कहते हैं वेग रोधात ऋतौ वायु दुष्टो विन्मुत्र संग ग्रहम करोति योनि शोषम च शुष्काख्या सा अतिवेदना। तो यहाँ पे होता क्या है कि वेग का अवरोध किया। कब किया? ऋतु के टाइम पे। और वायु प्रकोपित हुआ और प्रकोपित होकर विण मूत्र का संग किया। तो विण मूत्र का संग किया तो उसमें हमें जो नॉर्मल नेचुरली जो होना चाहिए मलमूत्र की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो होती नहीं है और उसकी वजह से उसको विबंध भी होता है और मूत्र त्याग जो है वो होता नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम उत्पन्न होता है और उस प्रॉब्लम की वजह से जो है वो पेशेंट अपनी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसको, क्योंकि हम उदावरता में देख चुके हैं कि जिस तरह वेग को रोकने की वजह से उदावर्त उत्पन्न होता है वैसे ही यहाँ पर भी उदावर्त उत्पन्न होगा। विण मूत्र संग और उसकी वजह से अर्ति पेन होता है। और क्या होता है? या योनि शोष होता है।
चरक ने बताया योनि मुखस्य शोषम, लेकिन वाग्भट बोलते हैं योनि शोषम, यानी पूरी वेजाइना के अंदर ड्राइनेस आ जाती है तो शुष्काख्या सा अति वेदना, उसको शुष्क योनि व्यापत कहते हैं और उसमें अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न होती है। तो शाड़ंगर में तो लिखा है, लेकिन अडमल की टीका जो है उसको यहाँ पे लिया है। अडमल जी कहते हैं शुष्का नष्टार्थवा कथिता, नष्ट आर्तव, आर्तव जो है उसका नाश हो जाता है। तो सिम्टम्स में हमें किस पे ज़्यादा जोर देना है? विणमूत्र संग और संग ग्रहम। तो विणमूत्र का जो अवरोध होता है, ग्रह होता है, रिटेंशन, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो मेन सिम्टम है। उसके बाद आता है अर्ति यानी सीवियर पेन। उसके बाद है शोषम योनि मुख यानी ड्राइनेस ऑफ वेजाइनल ओरिफिस और योनि शोषम, तो ड्राइनेस ऑफ वेजाइनल कैनाल। नष्टार्थवा एमेनोरिया, मासिक स्राव जो है वो नहीं आएगा। तो नस्य जो है वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन नहीं देना है। फिर यहाँ पे आप देखिए कि सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल अपसेट भी होता है, जो हमने उदावरता में देखा था, दैट इन्फ्लुएंसेस द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है उसके ऊपर ये अवरोधक असर उत्पन्न करता है और ये जो है हाइपो एस्ट्रोजेनिक कंडीशन में ले जाएगा। और हाइपो एस्ट्रोजेनिक कंडीशन उत्पन्न होती है तो उसमें हमें हाइपो एस्ट्रोजन के सभी लक्षण देखने को मिलेंगे। तो वेजाइनल ड्राइनेस और पेन वो उसके मेन सिम्टम्स है। तो इफेक्ट ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या है? रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड रिटेंशन ऑफ फिसिस। तो इसकी की वजह से क्या होगा? डिसयूरिया, यानी नॉर्मली जो मूत्र प्रवृत्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा और एमेनोरिया भी देखने को मिलेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? रिकमेंडेशन क्या है? एवॉइड टेकिंग नस्य ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो मासिक के टाइम पे आप नस्य नहीं लेंगे। तो ये बात तो सभी को जाननी बहुत ज़रूरी है कि जब मासिक स्राव चालू है तब किसी भी प्रकार का पंचकर्म नहीं किया जाता, या कह सकते हैं कि कोई भी कर्म न करे तो अच्छा है, क्योंकि मासिक के टाइम पर पूरा शरीर जो है वो इन्वॉल्व होता है। इट्स नॉट जस्ट द यूट्रस और जस्ट द अर्थवस रोतस, पूरा शरीर जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होने की वजह से आप शरीर में किसी और जगह पे, फॉर एग्जाम्पल आपने चक्षु तर्पण किया है तो उसकी असर भी जो है वो पूरे शरीर पे होती है। मैंने एक बार क्लास में बताया भी था कि नेज़ल ड्रॉप्स जो थे वो स्टीरॉयड ड्रॉप्स डाले गए थे और उसकी वजह से पैर में विचर चिका था, उसमें रिज़ल्ट मिला था। तो पेशेंट कमेंट किया कि आप जो ड्रॉप्स दे रहे हैं साहब वो कंटिन्यू रखिए। क्यों? क्योंकि मेरे जो पैर का विचर चिका था वो मिट गया, आई एम फीलिंग बेटर। तो ये स्टेरॉयड ड्रॉप्स आँख में डाले और असर जो है वो पैर में देखने को मिली। तो कॉन्ट्ररी टू द मॉडर्न कंसेप्ट, आयुर्वेद ये मानता है कि आपने शरीर के किसी भी पार्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल बाल में आपने तेल डाला तो उसकी असर पूरे बॉडी में होगी। तो मासिक के 5 दिन तक बाल में तेल नहीं डाला जाता। तो नस्य जो है वो तो हम जानते हैं कि नाक के अंदर डालते हैं, तो नासा ही शिरसो द्वारम। तो वो जो है वो शिर के ऊपर असर करने वाला कर्म है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कार्य करता है। और उसकी वजह से अगर आपने ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन नस्य लिया
तो उसकी बॉडी, पूरे बॉडी पे असर होगी और वो जो है डिस्टर्ब्स द बॉडीज नेचुरल डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। तो अपान वायु जो है उसके कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है, उसी ही वजह से इम्बैलेंस उत्पन्न होता है और उसकी साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो हमें शुष्का योनि व्यापत में देखने को मिलती है। तो हमें मासिक के टाइम में नस्य या किसी भी प्रकार का शोधन कर्म या सामान्य कर्म, आश्चोतन कर्म जो है वो हम लोग रूटीनली, फॉर एग्जांपल ना आँख में मान लीजिए कि काजल डालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रजस्वला परिचर्या के अंदर आँख में काजल डालना नहीं है। तो इट इज़ नॉट जस्ट जो बूढ़े लोगों ने बता दिया इसीलिए नहीं करना, ऐसा नहीं है। इट हैज़ अ साइंटिफिक वैल्यू। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि आँख में काजल नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो ऊर्ध्व चक्रों में प्राणवायु कार्य करता है, लेकिन प्राणवायु के ऊपर आपने कोई भी कार्य किया तो बाकी के वायु पे भी असर होती है। तो व्यान पे, उदान पे, समान पे, अपान पे भी कार्य होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमने वायु के 5 पार्ट्स किए हैं, लेकिन वायु तो एक ही है। हमने समझने के लिए उसके 5 पार्ट किए हैं। तो अपान वायु की चेष्टा में अवरोध उत्पन्न किया है, तो उसकी असर हमें प्राणवायु पे भी मिलेगी, सामान पे भी मिलेगी, व्यान पे भी मिलेगी। तो ऐसा ना मान ले कि एक पे काम किया तो दूसरे पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो व्हाट हैपन्स इज डिसरप्ट्स द नेचुरल फ्लो, और मेंस्ट्रुएशन जो है वो नेचुरल क्लींजिंग प्रोसेस है जिसमें अपान वायु प्रधान है। तो डाउनवर्ड मूविंग एनर्जी है, उसमें डिसरप्शन उत्पन्न होता है। तो प्राण वायु जो है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो सेफ्टीज एडवाइस वेट टिल द साइकिल एंड्स, मासिक आना पूरा बंद हो जाए उसके 24 घंटे के बाद आप जो है नस्य डालें, ताकि जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है उसमें अवरोध उत्पन्न न हो। यहाँ पे पुनरुक्ति दोष नहीं है, दूसरे दूसरे आचार्यों की बातें यहाँ पे बताई है। क्षीणम प्रागुक्तम पित्त मारुताभ्यम, पित्त और मारुत की वजह से, यानी यहाँ पे डोमिनेंट दोष पित्त है, उसकी वजह से आर्तों का क्षय होता है, ये महर्षि सुश्रुत का कहना है। लेकिन अष्टांग संग्रह में आचार्य कहते हैं वात पित्ताभ्यम, यानी यहाँ डोमिनेंट दोष वात हुआ, और अष्टांग हृदय में भी वही बात है कि डोमिनेंट दोष मारुत है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्षीण जो आर्तव होता है वो वात पित्ताभ्याम भी होता है और पित्त मारुताभ्याम भी होता है। मतलब इन्वॉल्वमेंट जो है वायु और पित्त दोनों का है। कभी पित्त जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, कभी वायु जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो आर्तव का क्षय होता है तो उसका लक्षण क्या है? यथोचित काल अदर्शनम, अल्पता व योनि वेदना। तो सुश्रुत सूत्र स्थान में बताते हैं कि आर्तव अल्प मात्रा में आएगा और योनि की वेदना उत्पन्न होगी, जिस समय पे आर्तव का दर्शन होना चाहिए। यथोचित काल अदर्शनम, आर्तव का दर्शन नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखने की बातें हैं। फिर आता है यापनश्च बस्तय सर्वकालम देयाः, यापन बस्ती सर्वकाल देनी चाहिए। और उसके घटक द्रव्य जो है मुस्ता, उशीरबला, आरकवद, रासना, मंजिष्ठा, कटुरोहिणी, त्रायमाण, पुनर्नवा, विपितक, गुड़ुचि, स्थिर। और पंचमूल पालिकानि खंडशः, उनको जो है वो खंडशः करके उनको उबालना है, और उसका जो मदन फल आदि
प्रक्षेप द्रव्य डाल के उसको क्वाथ बना के चतुर्थावशेष पादशेष, तो चतुर्थावशेष जब रहेगा तो उसको छान के उसको क्षीर के साथ मिला के, क्षीर कितना होगा, द्विप्रस्थ, 2 प्रस्थ मात्रा में उनको पुनः उबालना है। और जब पूरा सिर्फ क्षीर बाकी रहता है, यानी क्वाथ जल जाता है, सिर्फ क्षीर रहता है, यानी कि क्षीर पाक बनाया, तो वो जो है जांगल रस समान मात्रा में, जांगल रस, जांगल प्राणी का मांस रस उसके अंदर मिला के उसको बद और घृत सम मात्रा में लेके, तुल्यम बताया है, मधु और घृत तुल्य यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बताया है तुल्य, तो तुल्य मात्रा में लेके उसके अंदर पूरा जो मिश्रण उत्पन्न हुआ उसको जो है, अगर हम उसकी यापन बस्ती देते हैं तो वो सत्य बल जनन और रसायन है। तो हम जानते हैं कि जब क्षय उत्पन्न हुआ है तो वहाँ पे बल हानि भी होगी, तो हम सत्य बल जनन और रसायन औषध जो महर्षि चरक ने सिद्धि स्थान में बताया है उसका उपयोग करेंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स है उनका विकास होता है। तो न्यूबॉर्न के अंदर सर्विक्स बड़ी होती है, एडल्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस जो है वो बड़ा रहता है, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर क्या होता है कि बॉडी श्रिवल हो जाती है। तो यहाँ पे हमें जो लक्षण देखने को आचार्य ने बताए हैं वो पोस्ट मेनोपॉजल वत उसके जैसे होते हैं। यही जो स्लाइड्स है तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आप देख सकते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स सेम प्रपोर्शन है। एट बर्थ आप देख सकते हैं कि सर्विक्स जो है वो बड़ी है। 1 महीने की उम्र बच्ची जो है उसकी उम्र 1 महीना है, तो आप देख सकते हैं कि क्या सर्वाइकल कैनाल जो है वो स्पष्ट है और यूट्राइन कैविटी भी स्पष्ट है। 2 साल की जब बच्ची होती है तो कैविटी थोड़ी बढ़ती है, यूट्रस जो है उसकी साइज़ भी बढ़ती है और वॉल्स जो है यूट्रस की और सर्विक्स की वो मोटी होती है। 10 साल में हम जानते हैं 10 वर्षा भवेत कन्या, तो कन्या काल में जब वो आती है तो आप देख सकते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनकी टर्बिडिटी बढ़ी हुई है, कैविटी भी बढ़ी हुई है और नाउ इट इज़ रेडी फॉर मेंस्ट्रुएशन। तो 12 साल की जब बच्ची हुई है तो उसमें प्राय जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो स्पष्ट हो चुके हैं। और उसके बाद 14 साल और 22 साल, तो आप देखिए 22 साल की जो है वो पूर्ण पुख्त है और वो नली पारस होने की वजह से उसकी जो कैविटी है और जो सर्वाइकल ऑस है वो उसमें डिफरेंशिएशन क्लियर है। लेकिन हमने देखा कि मेनोपॉज के अंदर वो पूरा श्रिवल हो जाता है, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहेगी, तो ये कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। तो यहाँ जो शुष्का योनि व्यापक है उसके अंदर एज ये बहुत क्लियर है कि फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज के टाइम में होने वाला व्याधि है, पोस्ट मेनोपॉज की बात नहीं है। तो मासिक आर्तव जो है वो नहीं आता है, मतलब कि आर्तव जिस टाइम पे आता है उस टाइम पे आर्तव नहीं आना वो जो है वो सिम्टम बनता है। पोस्ट मेनोपॉज 50 साल की उम्र के बाद मासिक का क्षय होता है, तो उसकी बात आचार्य ने नहीं की है। तो वात रोग जो है उसमें ऊर्ध्वम वात विणमूत्र आदि नाम आवर्तो, उसमें आवर्त उत्पन्न होता है। और वो आवर्त क्यों उत्पन्न होता है? भ्रमणम अस्मिन् रोगे स उदावर्त पुरुषम वायुना वर्तुलीकृत उदावर्त
इति केचिन मन्यते लोक प्रसिद्धत्वात्। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस तरह वायु का वंटोल बनता है और वो गोल गोल घूमता है, उसी तरह उदावर्त जो रोग है उसके अंदर पुरुष और वायु जो है उसका उदावर्त होता है, गोल गोल घूमता है। तो उसके दो प्रकार है, वेग अवरोध की वजह से और उपद्रव रूप की वजह से। तो वेग अवरोध में हमने देखा था वात, मूत्र, उद्गार, क्षुधा, तृष्णा और श्वास, ये मेन है। उसके अवरोध से उदावर्त रोग उत्पन्न होता है। अपथ्यज उदावर्त है, उसमें क्या बताया आचार्य ने, वो भी सुश्रुत का ही रेफरेंस है। वो क्या बताते हैं, कटु कषाय तिक्त रस का भोजन करने की वजह से कुपित हुआ वायु कोष्ठ की ओर जाता है, और वायु वो जो कोष्ठ की ओर गया हुआ वायु जो है वो वात, मूत्र, पुरुष यानी वायु जो है उस पुनरुक्ति नहीं हुई है। जो कोष्ठ की ओर गया हुआ वायु जो है वो अपान, यानी जिस तरह मल मूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे ही अपान में भी प्रवृत्ति होती है, और वो प्रवृत्ति रुक जाती है। अश्रुक कफ मेद वहानी स्रोतांसी उदावर्तयति पुरुषंच अतिवर्तति। मासे जो जब ये होता है उदावर्त, तो वो पुरुष का अतिवर्तन करता है, यानी पुरुष जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो होती नहीं है, या फिर अति मात्रा में होता है। तो हमने देखा था उदावर्त के टाइम पे कि अतिसार भी होता है, इसे सिम्टम, अतिसार बिकम्स सिम्टम। तो वेगोदावर्तनान् मारुतो योनिं प्रपीडयति स पीडित उदावृत्तम फेनिलम रजः कृच्छ्रेण विमुंचति। ये हमने उदावर्त में देखा था। वही बात शुष्का में होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वहाँ पे शोष देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो उदावर्त था उसका उपद्रव, यानी आपने वेग विधारण किया, उसका उपद्रव उदावर्त उत्पन्न हुआ। वो उदावर्त जब योनि में हुआ, तो खास करके गर्भाशय के अंदर, तो उदावर्ता योनि व्यापद उत्पन्न हुआ और वही मेंटेन रहा, आपने चिकित्सा नहीं की, तो आगे चल के वहाँ पे योनि मुख का और योनि का शोष उत्पन्न हुआ, यानी इट्स ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इसीलिए ये व्याधि जो है वो घोर बनता है। जिस तरह उदावर्त में बताया आर्तवे विमुक्ते सा तत्क्षणम सुखम लभते, यहाँ पे तो सुख की बात ही नहीं है, क्योंकि वो अब क्रिया वैषम्य से रचना वैषम्य में आ गया है। तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वायु का आप बैलेंस करें, डाइट जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट करें, पंचकर्म करना पड़ेगा, खास करके योनि के ऊपर ध्यान रखते हुए आपको जो है कर्म करना पड़ेगा। तो वातानुलोमन करना है, वायु का शमन करना है, ताकि पेन कम हो, स्ट्रेस जो उत्पन्न हुआ वो दूर हो, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको हमें रिस्टोर करना है। फिर जब हम वातला योनि व्यापद के अंदर विप्लुता को देखा था एज डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो उसमें नित्य वेदना है और अनिल वेदना है। वेदना के प्रकार में पैतिक वेदना भी है, कफज वेदना भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनिल वेदना। तो जो वातला योनि व्यापद में वायु की सब वेदनाएं बताई थी, वही विप्लुता के अंदर भवंती अनिल वेदना, तो वो जो है वायु की वेदना विप्लुता में, विप्लुता नित्य वेदना, लेकिन वायु की वेदना, तो वातला के अंदर जो वेदना होती है उससे विप्लुता में तीव्रता
ज़्यादा देखने को मिलेगी। विप्लुता से शुष्का में हमें ज़्यादा वेदना मिलेगी, क्योंकि विप्लुता वायु का उपद्रव गिन सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे तो वायु का उपद्रव उदावर्त, उदावर्त का उदावर्ता, उदावर्ता का बढ़ा हुआ स्वरूप शुष्का। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे वायु की जो वेदनाएं हैं वो सभी वेदनाएं मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ शोष मिलेगा, यानी तीव्रता बहुत ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे हमने देखा था कि योनो कृतो अनिन कुर्यात रुक तोद आयाम सुप्तता। रुजा होती है, तोद होता है, आयाम यानी खिंचाव की महसूस होता है, और सुप्तता यानी स्पर्श ज्ञानाभाव अपने देखने को मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे बताते हैं स्पर्श ज्ञानाभाव, और यहाँ पे स्पर्श जो नहीं है वो स्पर्श का ज्ञान होता है। पिपीलिका सृप्तिम, यानी कीड़ियाँ जो है वो चल रही है ऐसा, यानी टिंगलिंग पेन जो है वो होता है। स्तंभम, स्तब्धता उत्पन्न होती है, कर्कशता महसूस होती है सामने वाले को, और स्वनम यानी ज्ञान का अभाव वो व्यक्ति को खुद को महसूस होता है। और मासिक कैसा आता है, तो फेनिल हमने देखे थे, वायु की जो आर्तव दृष्टि है उसके अंदर हमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो सब यहाँ पे मिलेंगे। फेनिल, अरुण, कृष्ण, अल्प, तनु और वृक्ष जो आर्तव है उसका स्राव होता है। और योनि में आपको क्या मिलेगा, भ्रंश, वंक्षण, पार्श्व आदि में व्यथा और क्रमशः गुल्म की उत्पत्ति होना। तो उस व्यापक को वातिकी बोलते हैं। वातिकी के आगे गया उदावर्ता, उदावर्ता के आगे आया शुष्का। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इट इज़ ए वात डोमिनेंट योनि व्यापक, और उसमें हमें जो लक्षण मिल रहे हैं वो सर्वांग सर्वदेहिक लक्षण देखने को मिलेंगे। तो संप्राप्ति घटक के अंदर दोष जो है वायु, लेकिन एक मत से वात पित्त या पित्त वात पी है। फिर दुष्य जो है रस, रक्त और योनि, योनि को भी दुष्य में लिया जाता है। अग्नि में जठर अग्नि, खास करके जठर रस धातु अग्नि, और उसमें भी मंद्य देखने को मिलता है। स्रोतस में रसवह और आर्तवह। आप लोगों ने शायद फॉर्म्स भरने शुरू कर दिए होंगे, तो फॉर्म्स जब भरते हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और शुष्का योनि व्यापक मिलता है, एट द एज ऑफ 20-25 भी दिखने को मिलता है। तो स्रोतो दुष्टि लक्षण क्या है, संग और विमार्ग गमन। अधिष्ठान क्या है, योनि। व्यक्ति स्थान जो है गर्भाशय, उसमें भी तृतीय आवर्त। रोग मार्ग बाह्य और आभ्यंतर दोनों है। साध्यता कष्ट साध्य या आप याप्य भी बोल सकते हैं। सापेक्ष निदान जो है वातला, प्रदर, विप्लुता, उदावर्ता, उपप्लुता और अंतर्मुखी, ये सब जो है उनके साथ सापेक्ष निदान करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो दोष की तारतम्य के अनुसार ऐसे सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ है मिथ्या आहार, मिथ्या विहार, मानसिक भाव, उसकी वजह से अपान वायु जो है उसका दूषित होना, उसकी वजह से रज का दूषित होना, जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो कम हो जाता है या रुक जाता है, और वो जो है रज की विलोम गति, तो जो आर्तव स्राव होना चाहिए वो रुक जाता है या वो रोक ऊपर की ओर रोक देता है, यानी कि इट डज नॉट कम इनटू द यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी में ही नहीं आता है, और यूट्राइन कैविटी में नहीं आएगा तो उसका निष्कासन नहीं होगा, तो वो अवरुद्ध आर्तव जो है वो यूट्रस के अंदर रहेगा, और वही जो है वो पेन को भी क्रिएट
करेगा। तो यूट्राइन हाइपोक्सिया देखने को मिलते हैं और हमें जो है कष्ट आर्तव मिलता है एज ए सिम्टम। तो उस मॉडर्न की अगर हम बात करते हैं तो हाइपो एस्ट्रोजेनिज्म है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो हाइपो एस्ट्रोजेनिज्म मतलब क्या है? लो एस्ट्रोजन। तो जितना एस्ट्रोजन शरीर में होना चाहिए उतना नहीं है, उसकी वजह से समस्या जो है वो उत्पन्न हुई है। फिर यहाँ पे हमें कॉजेस जो है क्या है? पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, प्रीमेच्योर या प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, या फिर फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एक्सटेंसिव, जो लोग व्यायाम ज़्यादा करते हैं, व्यायाम नित्य होना और अत्यधिक व्यायाम करना दोनों के बीच में फ़र्क है। तो एक्सटेंसिव फिजिकल एक्सरसाइजेस जब करते हैं आप, जो श्रम अत्यधिक अनुभव करवाता है, उसको हम साहस की तुलना में रखते हैं, और साहसम वर्जयेत नित्यम। तो ये साहस करने की वजह से वहाँ पे क्षय उत्पन्न हुआ, और वो जो है वो लोकली वायु को एग्रेवेट करेगा। पिट्यूटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, और टर्नर सिंड्रोम में भी ये हाइपो एस्ट्रोजेनिज्म देखने को मिलता है। मेन सिम्टम क्या रहेगा? फटीग, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, यानी कि मेनोपॉज के अंदर जो सिम्टम्स है वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स क्या है? सडन और इंटेंस हीट सेंसेशंस है। वेजाइनल ड्राइनेस और एट्रोफी जो है वो पेन होगा, कब होगा? ड्यूरिंग सेक्स, तो उसको डिस्पारेयूनिया बोलते हैं। स्किन और हेयर जो है उसके अंदर क्या होता है? ड्राई स्किन, रिंकल्स, यानी कि चमड़ी जो है उसमें झुर्रियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, मुंह पे जो है मुख दुशिका आती है, बाल जो है वो पतले हो जाते हैं, यानी जो उसकी थिकनेस है, एक बाल की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, और कंप्लीट जो अपने स्काल्प के बाल है वो भी कम हो जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड मेनोपॉजल चेंजेस। तो मेंस्ट्रुअल चेंजेस में क्या है? इरेग्युलर या मिस्ड पीरियड, तो एमेनोरिया हुआ। फिर आता है बोन हेल्थ, तो बोन डेंसिटी भी कम हो जाएगी और ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ेगी। तो बोन डेंसिटी कम हो तो ओस्टियोपोरोसिस हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओस्टियोपोरोसिस की रिस्क भी बनी रहती है। इमोशनल और कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स है, मूडीनेस, कुछ नहीं है और जो है वो एकदम से गुस्सा हो जाएगी, रिस जाएगी। ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न होती है तो समझना चाहिए कि एस्ट्रोजन डिस्टर्ब हुआ है। इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाना, एंग्जाइटी उत्पन्न होना, डिप्रेशन उत्पन्न होना, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है, और उसकी वजह से वो कंसंट्रेशन पावर जो है वो चला जाता है। तो हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? उसकी मेडिकल हिस्ट्री और सिम्टम्स के जरिए, और अगर ब्लड टेस्ट करे ऐसी परिस्थिति है तो वहाँ पे एस्ट्रोडियोल जो है उसको मेजर करवाना है, जिसको E2 बोलते हैं, उसको मेजर करवाना है कि ब्लड के अंदर कितना है। ट्रीटमेंट में हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस और न्यूट्रिशन स्टेटस जो है उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो फाइटो एस्ट्रोजन रिच फूड्स जो है, आजकल तो सोए की बहुत महिमा है, लेकिन सोए अगर आपने कभी खाया नहीं है तो शुरू नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान में रखें कि फाइटो एस्ट्रोजेंस जो है वो आंवले में भी है, गौड़ जो है यानी दूधी जो है उसमें भी है। तो जो आहार आपको लेने की आदत है वही आहार ले, लेकिन आहार बनाने की जो प्रक्रिया है, आहार निर्माण, जिस तरह औषध निर्माण है वैसे ही आहार निर्माण का भी एक विधि होता है। तो उसके मुताबिक आप अगर आपने आहार बनाया तो उसका जो पौष्टिकता, पोषक तत्व जो है वो बने रहेंगे,
और उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगा। वेजाइनल ड्राइनेस के साथ अगर हम बोलते हैं तो शुष्का योनि शोष आचार्य ने बताया है, तो वो संस्कृत में है, वेजाइनल ड्राइनेस इंग्लिश में है। तो वेजाइनल ड्राइनेस जो है वो कब होता है? जब एस्ट्रोजन लेवल डिक्लाइन होते हैं, वेजाइनल टिश्यूज जो है वो थिन हो जाते हैं और इलास्टिसिटी उसकी चली जाती है। तो ऐसे हार्मोनल चेंजेस कब देखने को मिलते हैं? आफ्टर चाइल्ड बर्थ यानी पोस्टपार्टम, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चालू है उस वक्त पे, मेनोपॉज के टाइम में और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में। ये चार परिस्थितियाँ ऐसी है जब हाँ एस्ट्रोजन जो है वो कम हो जाता है। तो जो जॉग्रेन सिंड्रोम ऐसे बोला जाता है, जॉग्रेन सिंड्रोम, तो वो है डायबिटीज़ है, या फिर किसी वजह से आपको ओवरीज निकालनी पड़ी, ऐसी हालत में हाइपो एस्ट्रोजन उत्पन्न होता है। और लाइफस्टाइल में जो स्मोकिंग करने की आदत वाले हैं, जिन लोगों को शौक से बार बार योनि जो है प्रक्षालन करते रहते हैं, या फिर सेंटेड सोप या सेंटेड लोशन का योनि के आसपास उपयोग करते हैं, उसकी वजह से भी हाइपो एस्ट्रोजन उत्पन्न होता है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? स्ट्रेस, उसके पास इस तरह की ड्रेस है, मेरे पास क्यों नहीं? और उसके ऊपर अरे पेन की बाबत में चिंता करते हैं, उसके पास इतनी महंगी पेन है, मेरे पास क्यों नहीं है? तो खरीद लेना भाई। वही कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। शांति से जियो, दूसरों को शांति से जीने दो। लेकिन ये तो आज का स्वभाव ही बन गया है, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है? तो उसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है। तो सिम्टम्स में पेन, इचिंग, इरिटेशन वेजाइना एरिया के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि कई बार आराम से बैठ भी नहीं सकती है करके वो खुजालना शुरू कर देती है। तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसी अगर हालत होती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, वेजाइनल ड्राइनेस है या वल्वल ड्राइनेस है। वल्वल ड्राइनेस है तो योनि मुख का शोष है, और अगर वेजाइनल ड्राइनेस है तो योनि शोष है। दोनों में से कोई भी सिम्टम हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति के अंदर आपको वायु को कंट्रोल करना है, ताकि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसकी स्नेह आर्द्रता बनी रहे। तो ये बहुत महत्व का सिम्टम है, और उसकी वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बर्निंग, सोरनेस, लाइट ब्लीडिंग होता है, स्पॉटिंग पोस्ट सेक्स यानी मैथुन के बाद जो है वो ब्लीडिंग होता है, और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, क्योंकि वहाँ जो है वो घाव बनते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो कार्य नहीं कर रही है, तो वहाँ पे घाव बनेगा, और घाव बनेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन लगेगा। मेडिसिन तो वही है जो हमने देखी आगे, लेकिन यहाँ पे एंटी हिस्टामिन है, डिकंजेस्टेंट है, एंटी डिप्रेसेंट है, और अगर कैंसर है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा, तो हर रोज़ नहीं लगाते, तीसरे दिन लगाते। लेकिन अगर ड्राइनेस ज़्यादा है और उम्र भी ज़्यादा है तो रेगुलरली, कई बार तो मैं पेशेंट को दिन में 4-4 बार उंगली पे स्नेह लेके मैं तो एरंडा देती हूँ, उसमें विस्कस भी रहता है, और वो वहाँ पे स्निग्धता जो है वो बात जो है शामन भी है, तो उंगली पे एरंड या कैस्टर ऑयल लेके वहाँ पे लगाने को बोलती हूँ, दिन में 4 बार लगाने के लिए। उसके बाद भी वहाँ पे टिश्यू हाइड्रेट नहीं होते हैं, तो ये व्याधि इतना तकलीफ देही है। तो डिस्कम्फर्ट तो रिड्यूस हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर आपको पीछू देना पड़ेगा। तो लो डोज वेजाइनल एस्ट्रोजन क्रीम या टैबलेट या रिंग भी दे सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, इरिटेंट न लगाए, सेंटेड प्रोडक्ट्स का यूज़ न करें,
स्मोकिंग कर रहे हैं तो न करे, और दूसरे के घर में जो भी है वो उसके घर में रहने दे, हम अपने घर में आराम से जिए। दैट इज़ द मेन लाइफस्टाइल चेंज, वो आपको करना ही पड़ेगा। इस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के 2 पॉइंट्स हमने देखे, तो हाइपर इस्ट्रोजन, लो इस्ट्रोजन और इस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, 2 चीज़ें अलग है, दोनों को हमें कंफ्यूज नहीं करना है, इसके लिए ये स्लाइड बनाई है। फिर यहाँ पे हम देखिए कि क्या सिम्टम्स मिलते हैं वेजाइनल एट्रोफी के। तो वेजाइनल एट्रोफी या एट्रोफिक वेजाइनाइटिस, वेजाइनाइटिस यानी योनि शोथ, ये ध्यान में रखना चाहिए। वेजाइनल एट्रोफी यानी योनि शोष, और एट्रोफिक वेजाइनाइटिस यानी योनि शोथ, लेकिन शोष युक्त योनि शोथ, यानी इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। वेजाइनल ड्राइनेस, वेजाइनल थिननेस, लेकिन वहाँ पे शोथ होने की वजह से इन्फ्लेमेशन है, तो बहुत विकट परिस्थिति होती है। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल हेल्दी यूट्रस है, उसकी लाइनिंग देखिए, और ये एट्रोफिड यूट्रस जो है उसकी लाइनिंग देखिए आप, तो यहाँ पे जो स्निग्धता आपको दिखती है, जो टिश्यूज़ की एनाटॉमी है यहाँ पे वो टोटली एब्सेंट है, ये मेन। फिर वेजाइना में हम आते हैं तो यहाँ पे रुगे जो है वो रुगे यहाँ पे एब्सेंट है, और शोष यानी सिकुड़ना, तो देख सकते हैं कि यहाँ की वेजाइनल लेंथ जो है वो कम हुई है, और ब्रेथ जो है वो भी कम होगी, क्योंकि ये स्केच बनाया हुआ है, इट्स नॉट द नेचुरल वे अ यूट्रस लुक्स, ये बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेलनेस भी है, टिश्यूज़ जो है उसका एनाटॉमी भी बिल्कुल बदल चुका है, रुगे एब्सेंट है, और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो ये खुरदरापन है वो खुरदरापन भी यहाँ पे एब्सेंट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दिस इज़ वेजाइनल एट्रोफी। लेकिन एट्रोफिक वेजाइनाइटिस जो है उसमें शोथ रहेगा, यानी ये लाइनिंग जो है वो मोटी रहेगी, लेकिन टिश्यू वहाँ पे एब्सेंट है, तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है। वेजाइनल ड्राइनेस है, बर्निंग है, इचिंग है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, डिस्पारेयूनिया है, यूरिन अर्जेंसी है, यूरिन फ्रीक्वेंसी है, और इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा है। पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस के अंदर 50% महिलाओं में ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। लेकिन इफ़ इट अकर्स आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, उसके पहले अगर होता है तो वो जो है पैथोलॉजी है। तो नॉन हार्मोनल के अंदर आप क्या देंगे, तो लुब्रिकेंट देंगे, मॉइस्चराइज़र देंगे, लोकल देंगे, और अगर हार्मोनल दे रहे हैं तो इस्ट्रोजन थेरेपी आपको देनी पड़ेगी। प्रोग्नोसिस जो है वो क्रॉनिक है, तो मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट नहीं होगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको औषध जो है वो कांस्टेंट देते रहना पड़ेगा, मतलब कि व्याधि जो है वो याप्य है, तो ये समझने की बात है। तो वेजाइनल ड्राइनेस और वेजाइनल एट्रोफी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ड्राइनेस में आपको लुब्रिकेशन नहीं है, लेकिन एट्रोफी में क्या है, इट्स ए डिजीज़, तो वहाँ पे थिनिंग हो जाएगा वेजाइना का, लेकिन इन्फ्लेमेशन शोथ देखने को मिलेगा, यानी टिश्यू एक्चुअली थिन आउट हुए हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन की वजह से मोटापना महसूस होता है। कॉज क्या है, लो इस्ट्रोजन। लेकिन वेजाइनल एट्रोफी में क्या है, प्राइमरी मेनोपॉज, मेनोपॉज में गई है वो, लो इस्ट्रोजन है, लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट का भी एक कॉज हो सकता है। सिम्टम्स में इचिंग एंड डिस्कम्फर्ट और डिस्पारेयूनिया वेजाइनल ड्राइनेस में आम है, लेकिन वेजाइनल एट्रोफी के अंदर ब्लीडिंग, यूरिनरी इश्यूज, बर्निंग भी देखने को मिलेगा। तो इचिंग, डिस्कम्फर्ट, डिस्पारेयूनिया तो है ही,
लेकिन ड्राइनेस कैसी है, उससे ज़्यादा है। पेन कैसा है, इससे ज़्यादा है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। ड्यूरेशन वेजाइनल ड्राइनेस टेम्पररी भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है, लेकिन वेजाइनल एट्रोफी के अंदर क्रॉनिक है या फिर आपने ट्रीटमेंट नहीं की तो वो परमानेंट हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट में क्या ध्यान रखना है, वेजाइनल ड्राइनेस में लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे, मॉइस्चराइजर्स यूज़ करेंगे। वेजाइनल एट्रोफी में क्या है, लोकल या सिस्टमिक यानी मुख के द्वारा या फिर आपने एस्ट्रोजन पैच लगाया तो उस तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा, यानी एस्ट्रोजन का डोज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और लाइफस्टाइल्स में चेंजेस बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो ये आप देखिए, ये नॉर्मल बताया है कि नॉर्मल वेजाइनल लाइनिंग जो है वो किस तरह होती है। वो हमें जो सरफेस खुरदरी देखने को मिलती है उसकी वजह ये है कि सेल्स जो है वो इस तरह है कि आप साइड से देखेंगे, ऊपर से देख रहे हैं, साइड से देखेंगे तो थोड़ा खुरदरापन देखने को मिलेगा, लेकिन ड्राइनेस है तो द सेल्स आर लॉस्ट, या देखिए सेल्स नहीं है, ये बॉर्डर रह गई है लेकिन पीछे जो है वो कोश नहीं है। यहाँ पे देखिए कोश है। तो यहाँ पे आप देखें कि प्री मेनोपॉजल और आफ्टर मेनोपॉज। तो मेनोपॉज शुरू होने से पहले सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और पैराबेजल, ये पैराबेजल है, ये बेजल है। तो इसके अंदर आप देखिए कि सुपरफिशियल कोश यहाँ पे किस तरह है, मोटाई देखिए आप, ये जो पूरा स्तर है उसकी मोटाई देखिए और यहाँ पे मोटाई देखिए नहीं है। और ये पूरा लेयर जो है वो यहाँ से यहाँ तक का आप लेयर देखें, यहाँ पे एब्सेंट है। फिर इंटरमीडिएट लेयर जो है वो आप देखें कि इतना ही रहा, इस ओनली दिस मच। और उसमें भी कोश की परिस्थिति देखिए, द होल एनाटॉमी हैज़ चेंज्ड। और पैराबेजल जो है वो स्ट्रेट हो गया, रुगे एब्सेंट है, ये रुगे है, ये जो है ना लाइनिंग ये रुगे है, रुगे यार एब्सेंट। तो ये ध्यान में रखने की बातें हैं। फिर आप देखें कि मेनोपॉज के अंदर वल्वो वेजाइनल एट्रोफी आम बात है। इस कॉल्ड जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज, GSM। ये क्रॉनिक व्याधि है और इंसिडेंस 50 से 80% परसेंटेज जो है पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में देखने को मिलता है। जो हमने देखा कि वेजाइनल ड्राइनेस, बर्निंग, इचिंग, सोरनेस, डिस्पारेयूनिया, रिड्यूस्ड लुब्रिकेशन, इसकी वजह से पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। और यूरिन के अंदर इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज्ड अर्जेंसी और इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा और इन्फेक्शन बार बार हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो पेल है, थिन है और म्यूकोजा कैसा है, ड्राई है। वेजाइनल पीएच आपको एसिडिक मिलेगी। तो ये ध्यान में रखने की बात है। फिर ट्रीटमेंट में मेन फोकस शुड बी ऑन रिस्टोरिंग द टिश्यू हेल्थ और लॉन्ग टर्म केयर जो है, क्योंकि द डिजीज इज़ प्रोग्रेसिव। आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक पूरे सब सिम्टम्स डिसअपियर नहीं होते हैं तब तक उसकी ट्रीटमेंट चालू रखनी पड़ेगी। तो मेनोपॉज के सिम्टम्स जो है उनका कारण क्या है, एस्ट्रोजन का कम होना और उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरोन का भी कम होना। तो कॉग्निटिव चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे और पेरीमेनोपॉज से शुरू होके वो काफ़ी साल तक ये चलता रहता है। In a normal woman, no, but in a woman who is having certain troubles in life और उसके खुद का बनाया हुआ प्रॉब्लम है, जैसे कि उसके पास वो ड्रेस है मेरे पास क्यों नहीं है, तो ये मेनोपॉज जो है वो विकट रहेगा और उसमें ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे जो है शुष्का को ध्यान में रखते हुए मेनोपॉज के सिम्टम्स देख रहे हैं, क्योंकि हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। पहली बात ये तय है कि मेनोपॉज इस महिला में नहीं है।
शुष्क योनि व्यापक में मेनोपॉज नहीं है। आर्थो जो है वो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो प्रिकेरियस मेनोपॉज में जा रही है, हमको उससे बाहर लाना है उसको। तो ये ध्यान में रखने की बातें हैं। यहाँ देखिए आप, यंगर जो यूट्रस है वो कैसा दिखता है, और ओल्डर जो है यानी कि वो उसको बच्चा हो चुका है और अब वो मेनोपॉज की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो उसका यूट्रस कैसा रहेगा, उसकी कैविटी इस स्केच से बताया हुआ है, इसीलिए इतना क्लियर नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए एज जो है महिला की 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60 और 70 और बियॉन्ड 70। तो बियॉन्ड 50 तो सोचने का रहता नहीं है, फिर भी हम देखते हैं क्योंकि बियॉन्ड 70 हमें उसको ले जाना है, हेल्दीली ले जाना है। तो आप देखिए कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ग्रीन लाइन जो है वो प्रोजेस्टेरोन की है और लाल जो है वो इस्ट्रोजन है। तो ये क्रमशः 20 में तो है, बिफोर 20 यानी 15 के अंदर हम देखें, मान सकते कि 15 के अंदर मैक्सिमम हाइट पे रहेंगे ये, फिर धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। 30 के अंदर आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन इस्ट्रोजन जो है वो प्रमाण में ज़्यादा बना रहता है। आफ्टर 40 और आफ्टर 50 आप देखिए कि लेवल जो है वो मोर देन 1/3 कम हो चुका है, यानी 2/3 हैज़ बिन लॉस्ट। लेकिन इस्ट्रोजन जो है वो बना रहता है इवन आफ्टर द एज ऑफ 70 ईयर्स। लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो है वो रिसीड होके मोर देन 2/3 कम हो चुका है। लेकिन ये ग्राफ मेंटेन होना महिला के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। ये अगर मेंटेन नहीं होता है तो किसी भी उम्र में महिला स्वस्थ नहीं रहेगी। फिर वाजोमोटर सिम्टम्स अपने देखने को मिलता है। प्रिकेरियस जब होता है, प्री मैच्योर पेरीमेनोपॉज की हालत जो 1% वीमेन के अंदर देखने को मिलती है, प्रायः 40 इयर्स के आसपास, यानी 30-35 के अंदर भी हो सकता है। और मेरे पास तो 20 साल की बच्चियां भी जो है मेनोपॉज के सिम्टम्स लेके आती है। तो जिसका फैमिली बन गया उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसका फैमिली नहीं बना यानी उसकी मैरिज भी नहीं हुआ है, ऐसी महिला के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एब्रप्ट ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मलसी टू मेनोपॉज, इसकी वजह से इंटेंस सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो प्रीमैच्योर मेनोपॉज इट इज़ बिफोर द एज ऑफ 40 ईयर्स। हम जानते हैं याति 50 शतक्षयम। तो अर्ली मेनोपॉज ये लोग 40 to 45 के उम्र में बताते हैं, लेकिन शुष्क योनि व्यापक जो है वो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन इट इज़ डेफिनेटली बिफोर द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी, जेनेटिक्स, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से, मेडिकल इंटरवेंशंस जैसे कि कीमोथेरेपी है या उफोरेक्टोमी यानी कि ओवरीन जो है उसको निकाल दिए हैं, ऐसी परिस्थिति में ये व्याधि उत्पन्न होता है। सिम्टम्स वाजोमोटर मिलेंगे आपको। डायग्नोसिस आपको ब्लड टेस्ट से होगी, यानी इस्ट्रोजन का प्रमाण हमको जानना है। रिस्क जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का है, ओस्टियोपोरोसिस का है और कॉग्निटिव डिक्लाइन देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, लेकिन हमको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक उसको नेचुरल मेनोपॉज नहीं आता तब तक आपको जो है उसके हार्मोन्स को मेंटेन करना पड़ेगा, वरना शी विल बी लैंडिंग इनटू ट्रबल। तो आयुर्वेद की बात करते हैं हम। यहाँ पे मैंने वही बात दिखाने की कोशिश करी है कि वेजाइनल ड्राइनेस जब होता है तो आप देखिए ये रोगे दे आर लॉस्ट, पूरा स्ट्रेटनिंग है। और आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का स्तर है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हमें ड्राइनेस देखने को मिलेगी, वो थिनिंग आउट है। और पूरा जो उसका
अपर लेयर है वो उसके अंदर आपको ड्राइनेस की वजह से वहाँ पे पेलनेस देखने को मिलेगी। द टिश्यू स्ट्रक्चर हैज़ बीन लॉस्ट। तो ये जो है वेजाइनल ड्राइनेस की बात है। तो हमें चिकित्सा में ध्यान क्या रखना है? आहार चिकित्सा, विहार चिकित्सा, आभ्यंतर औषध सेवन, खास करके स्थानिक चिकित्सा जो है उसके अंदर योनि धावन। तो योनि परिषेक जो है वो योनि धावन ही है, दे आर सेम थिंग। फिर पिछू धारण, पोटली धारण, अगर उसके साथ स्रंस भ्रंश देखने को मिलता है तो आपको पोटली धारण करवाना पड़ेगा। कालपूरण, उसके अंदर कुछ समय तक पूर्ण द्रव्य का यूज़ करना पड़ेगा। तो कृषरा जो है उसका आजकल प्रचलन हुआ है, लेकिन मेडिसिन भी आप उसको पूर्ण कर सकते हैं, योनि पूर्ण करना पड़ेगा। वैसे ही योनि वर्ती रखनी पड़ेगी। लंबे समय तक मेडिसिन का संयोग स्थानिक जो टिश्यू है उसके साथ रखने की जब परिस्थिति आती है तब हम पिछू पोटली पूरण या वर्ती चिकित्सा करते हैं। अभ्यंग, सर्वांग अभ्यंग की तो बात है ही है, करना ही है आपको, लेकिन लोकल अभ्यंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यंग जो है वो वायु को हर करने वाला श्रेष्ठ कर्म है। योनि धूपन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आती है, फॉर एग्जांपल कैंसर हुआ है तो वहाँ पे धूपन चिकित्सा करनी पड़ेगी। क्षार प्रतिसारण भी कई बार करना पड़ता है, और क्योंकि ये व्यापक जो है गर्भाशय में होता है तो हमें बस्ती के दोनों प्रकार यानी उत्तर बस्ती और गुद बस्ती। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि उत्तर बस्ती अगर दे रहे हैं तो गुद बस्ती नहीं देंगे, और गुद बस्ती दे रहे हैं तो उत्तर बस्ती नहीं देंगे। और उत्तर बस्ती उसी महिला को देनी है जिसका मैरिज हो चुका है, हु इज़ सेक्सुअली एक्टिव। जो कुंवारी है उसके अंदर हम गुद बस्ती देंगे और उससे रिजल्ट मिलता है। तो सार्वदेहिक चिकित्सा और शुष्का की खुद की विशेष चिकित्सा जो है वो हमें देनी पड़ेगी। तो स्नेहन कर्म, तो त्रिवृत स्नेह जो है वो श्रेष्ठ बताया है, जो हमें देखा था उदावरता में, तो वही यहाँ पे हम दे सकते हैं। फिर स्वेदन कर्म में खास करके क्षीर का स्वेदन हम करते हैं, दशमूलक क्षीर देते हैं, उसकी बस्ती भी देते हैं और मुख द्वारा सेवन भी करवाते हैं। अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती त्रिवृत स्नेह से। फिर उपनाह देते हैं पुटली, तो योनि के अंदर हम डालेंगे तो किण्व जो है कुष्ठ, शतपुष्पा, बला और प्रियंगु, ये सभी जो है बल्य है, रसायन है, जीवनीय है, उसकी वजह से वहाँ का जो शोष है, शोष को वो कम करने की कोशिश है हमारी। शमन योग में हम रज प्रवर्तिनी वटी देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है? क्योंकि रज का प्रवर्तन इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि वह रज है ही नहीं। जब ऊपर की टांकी खाली है तो नीचे नल खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, टांकी अप ओवरहेड टैंक जो है उसको अगर आप भरेंगे तो ही नल में पानी आएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो महारासनादिक ठीक है, आप वायु के लिए दे सकते हैं, लेकिन सुकुमार कषाय दे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर जीरक आदि मोदक जो है उससे इसको ज़रा ज़्यादा जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, और फलघृत जो है उससे स्नेहन बिल्कुल करवाए। तो ये इस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है, उसकी वजह से एपिथेलियल सेल्स जो है उनका थिनिंग हुआ, उसकी वजह से जो एक्सफोलिएशन जो है वेजाइनल सेल्स का वो कम हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे मास्क इकट्ठा हो रहा है, और ये जो इकट्ठा हो रहा है वो आगे चल के कैंसर में जा सकता है। सेल्स जो है उसके अंदर क्या है, ग्लाइकोजन कम है, क्योंकि ये एक्चुअली एक्सफोलिएट हो जाने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं हैं। तो वहाँ पे ग्लाइकोजन कम होने की वजह से
ग्लूकोज कम बनता है, इसीलिए लैक्टिक एसिड जो है वो कम बनेगा और लैक्टोबैसिलाई जो है वहाँ पे अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो पीएच इंक्रीजेस और उसकी वजह से ओवर ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया होगा और उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन बनने की चांसेस बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लोकल, हम जानते हैं कि ये लोकल ट्रीटमेंट आपको करनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने लोकल ट्रीटमेंट दी, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हार्मोन थेरेपी जो है वो न दे, ऐसी तो स्थिति नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो तुरंत ही हार्मोन थेरेपी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन आयुर्वेद में हम हार्मोन थेरेपी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम स्नेह यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए हमको क्या ध्यान रखना है कि उसका जो सिस्टमिक थेरेपी और लोकल थेरेपी दोनों की सम्मिलित असर हमको ये मिलनी चाहिए कि स्थानिक जो स्नेह है वो बढ़े और जो शुष्कता की वजह से उत्पन्न हुई परिस्थिति है उसमें से महिला जो है वो बाहर आए। तो टेक अवे मैसेज क्या है, वातहरम च कर्म वातातानम सदाहितम। जो वायु से पीड़ित है उसके अंदर वायु का हरण करने वाला जो कोई भी कर्म है उसको हमें करना चाहिए। तो उसमें खास करके क्या है, जीवनीय कषाय, खास करके क्षीर जो है उससे सिद्ध करके देना चाहिए। योनि धावन, उसमें भी हमें ध्यान ये रखना है कि आप जो चीज़ यूज़ करें वो चीज़ क्या होनी चाहिए, योनि का पूर्ण करे, स्नेहन करे, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उत्कारिका धारण योनि में करना वो ज़्यादा अच्छा है। और जब हमने देखा कि बार्ली, व्हीट, ईस्ट यानी किन्व, फिर सौरसप सौसूर्य लप्पा, दिल सीड्स, सीडा कॉर्डिफोलिया यानी बला, फिर कैलिकार्पा, मैक्राफाइला, आइपोमिया, रेनिफॉर्मिस, ये जो हमने आगे देखे वही जो है उनकी पोटली बना के देना। इसके ऊपर काम हो रहा है और उसका रिज़ल्ट अच्छा मिला है, इसीलिए हम भी उसका उपयोग करेंगे। लेकिन उत्तर बस्ती जो है उससे हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सबसे बेहतर रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू वेरी मच पावन सर फॉर गिविंग मी a chance to present myself from your prestigious platform. Thank you, sir.